हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की हाल चाल आप सबका ठीक है। चलिए फिर हम आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम बहुत रोमांटिक मूड में हैं। नहीं वो बात नहीं है, बात कुछ और है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में चैप्टर नंबर 2 आपका एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, इस चैप्टर में हमें मात्रक एवं मापन के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे इस चैप्टर में। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये चैप्टर भौतिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भौतिकी का जड़ है, भौतिकी का जड़ है। इसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। इसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। कैसे नहीं चल सकते हैं, इसको आप लोगों को हम बता रहे हैं। बस जस्ट वेट इन वॉच। उस सबसे पहले हम जानते हैं मापन के बारे में। मापन के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले मापन के बारे में जानेंगे। मापन क्या है, मापन क्या है, आखिर मापन है क्या। मापन, आप लोगों को मापन को समझाने के लिए हम बताना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ें याद करवाना चाहते हैं। जब आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे फिजिक्स को पढ़ने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है। नियम कैसे बनता है, नियम कैसे बनाया जाता है, नियम को बनाया कैसे जाता है। तो नियम को बनाने के लिए आप लोगों को बताए थे क्रमबद्ध प्रेक्षण किया जाता है। क्या क्रमबद्ध प्रेक्षण किया जाता है। क्रमबद्ध प्रेक्षण के बाद हम लोगों को परिकल्पना का निर्माण होता है। परिकल्पना का निर्माण होता है। क्रमबद्ध प्रेक्षण के बाद परिकल्पना का निर्माण होता है। परिकल्पना का निर्माण के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, हम करते क्या है। परिकल्पना के निर्माण के बाद क्या करते हैं, परिकल्पना का प्रेक्षण करते हैं। क्या, परिकल्पना का प्रेक्षण करते हैं। परिकल्पना का प्रेक्षण के बाद हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। सिद्धांत का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्या, नियम बनाते हैं। क्या, नियम बनाते हैं, जिससे हम फिजिक्स को पढ़ पाते हैं। अब देखिए क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का प्रेक्षण, इसमें कुछ चीजें है जो छिपा हुआ है। परिकल्पना का प्रेक्षण में हम मेजरमेंट को छिपाए हैं। मेजरमेंट को छिपाए हैं। परिकल्पना का प्रेक्षण में हम मेजरमेंट को छिपाए हैं, मतलब मापन को छिपाए हैं। वैसे छिपा है आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो हम आप लोगों को बताए थे कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, उन्होंने देखा अरे पृथ्वी बल लगा रही है, खींच रही है अपनी ओर। तो बल जो लगा रही है, उनके दिमाग में आया बल, वो एक परिकल्पना है। परिकल्पना है। जैसे कि हम घर में देखते हैं बाल्टी, घर में बाल्टी देखते हैं तो बाल्टी बोलते हैं उसको, तो उसमें पानी भरा जाता है, वही वाला। तो देखते हैं कि बाल्टी है, वो सब लोग बोलते हैं बाल्टी। तो अगर हम किसी से बाल्टी, उसका मतलब क्या, ब्रह्मा जी अगर वरदान दे कि हाँ इसको बाल्टी बोलेंगे, आपको वो तो नहीं बोलेंगे, तो बोले थे हम ही लोग ना उसका नाम धरे कि इसको बाल्टी बोलेंगे। सब लोग जानते हैं कि उसको बाल्टी बोला जाएगा। और उसी बाल्टी में पानी उनी भरा जाता है, वही वाला बाल्टी। तो सब कुछ समझ जाता है कि बाल्टी किसी के सामने बोलिएगा तो सब कुछ समझ जाएगा कि हाँ वही बाल्टी बोल रहा है, जिसे इतना बड़ा होता है उसमें पानी भरा जाता है। तो यही बात है बल। बल भी एक परिकल्पना किया गया है, माना गया है कि हाँ बल है, और इसको सब लोग जानते हैं कि हाँ बल के बारे में, जो लगता है किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है तो विस्थापित हो जाता है, तो ये होता है, ऐसे होता है, तो सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो यही चीज़ परिकल्पना किया गया है बल के बारे में। तो उसमें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं आप लोगों को। सेब गिरा, बल एक परिकल्पना किया गया, और बार बार परिकल्पना का प्रेक्षण किया गया कि बार बार क्या चीज़ें यही हो रहा कि बार बार कर, तो परीक्षण किया गया। तो प्रेक्षण में कैसे परीक्षण करेंगे हम, कैसे परीक्षण करेंगे, तो एक मेजरमेंट के अनुसार मेजरमेंट करेंगे हम। मेजरमेंट मतलब मापन, माप के द्वारा हम परीक्षण करेंगे। बार बार चीज़ों को मापेंगे और देखेंगे कि क्या बार बार चीज़ें वही हो रहा है। तो बिना माप के परिकल्पना का परीक्षण संभव नहीं है। यानी फिजिक्स के नियम नहीं बन सकता बिना माप के। जब फिजिक्स का नियम ही नहीं बनेगा तो हम फिजिक्स का स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स का स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, यानी
बिना माप के फिजिक्स को पढ़ना संभव नहीं है। बिना माप के फिजिक्स का पढ़ना संभव नहीं है। यहीं से आपका एक फिजिक्स का परिभाषा निकल के आता है। क्या परिभाषा निकल के आता है कि परिभाषा निकल के आता है भौतिकी मापन का विज्ञान है। भौतिकी मापन का विज्ञान है। भौतिकी मापन का विज्ञान है। यहीं से आपका फिजिक्स का ये परिभाषा निकल के आता है। ये परिभाषा बहुत सारे बुक में भी लिखा हुआ है, भौतिकी मापन का विज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों है। अभी मापन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताएंगे। अब मापन के बारे में अब बोले आप लोगों को कि मापन क्या है, मापा किससे जाता है। मापा भौतिक राशि को जाता है, भौतिक राशियों को मापा जाता है। भौतिक राशियाँ क्या है, मापा तो समझ गए भौतिक राशियों को मापा जाता है, लेकिन भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे। तो भौतिक राशि के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं और चलते हैं भौतिक राशि के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए भौतिक राशि को देखते हैं। भौतिक राशि को देखते हैं। क्या भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है। मापा जाता है भौतिक राशि को। भौतिक राशि किससे कहा जाता है, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके भौतिक राशि कहलाता है। जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि जिसे मापा जा सके, मापा किसे जाता है, भौतिक राशि को मापा जाता है। दोनों का परिभाषा कर देंगे तो सेम है। जिसे मापा जा सके भौतिक राशि, वो राशि मापा किसे जाता है, भौतिक राशि को जाता है। अब भौतिक राशि जिसे मापा जा सके, तो भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है। तो मापते आप किस चीज को है, मापते आज किस चीज को है, भौतिक राशि को मापते हैं। तो जैसे आप देखें कि 10 में हम देखते हैं कि कोई गाड़ी बाइक चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चला रहा है। तो मतलब वहाँ पर चाल है, उसका चाल है, वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखें कि हाँ वेग जो है माप है। मान लीजिए कोई का पैर टूटा है, एक्सीडेंट हुआ है, कार उससे मतलब मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके घर गए उसको देखने के लिए और उससे पूछे कि हेलो चाचा बताइए कि आपको कितना किलो चोट लगा है। तो उसका लड़का जानते हैं क्या करेगा, लाएगा उधर से डंटा उंटा निकाल के 2-4 डंटा देगा, मन ठंडा जाएगा, घर आ जाइएगा। तो आप दर्द को वहाँ पर किलो में नहीं तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि दर्द मतलब कोई वहाँ पर भौतिक राशि नहीं है। लेकिन कोई बाइक चला रहे हो अगर वहाँ पर नापना है आपको चाल को, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि भौतिक राशि है, चाल भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि आप समझ गए होंगे भौतिक राशियाँ क्या है। अब चलिए हम चलाते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि जो होती है ये 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है मूल राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि एक होता है मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या आप लोगों को बताते हैं पहले कि जैसे में आप लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सारे ब्रह्मांड मिलकर बना है। सारे ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने भी बड़ा बड़ा चीज़ है, सारे चीज़ है, तो उसमें छोटा छोटा चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मूल राशि जो है, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो है सबसे छोटे राशि होता है। सबसे मतलब वो चीज़ें जो सब में शामिल हो। राशि भौतिक राशियों में से कुछ राशियों को छांटा गया है। भौतिक राशि में से कुछ राशि को छांटा गया है जो जिसे मूल राशि कहा जाता है। और उसी राशियों से काफ़ी राशियाँ बना हुआ है। वैज्ञानिक सर्च कर रहे थे, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे थे, अपना भौतिक राशियों को खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी भी राशियाँ हैं जिससे मिलकर काफ़ी राशियाँ बना है, काफ़ी राशियों में वो सम्मिलित हैं।
तो उन्होंने निकालना स्टार्ट किया, तो उन्होंने 7 राशि को निकाला, जिससे हम लोग मूल राशि कहते हैं, मूल राशि 7 होती है। तो चलिए मूल राशि को बारी बारी से जानते हैं। पहला मूल राशि आपका होता है, मूल राशि होता है लंबाई, दूसरा होगा द्रव्यमान, तीसरा होगा समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद ताप होता है, ताप एक मूल राशि है। उसके बाद हम देखते हैं ताप के बाद विद्युत धारा। उसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति तीव्रता। उसके बाद देखते हैं कि पदार्थ की मात्रा भी एक मूल राशि है। तो हमने कहा कि मूल राशि को कोई बाबा जाके वरदान नहीं दे दिए कि हाँ ये मूल राशि है, लो 7 गो मूल राशि निकाल दिया हमने, ऐसा तो बोले नहीं। हमने बनाया है मूल राशि को, हमने अपने से बनाया है कि लंबाई एक मूल राशि है, क्योंकि लंबाई से मिलकर काफ़ी चीज़ें बनता है। द्रव्यमान एक मूल राशि है, क्योंकि द्रव्यमान से मिलकर काफ़ी चीज़ें, फार्मूला को हम बनाया है, काफ़ी भौतिक राशियों इससे मिलकर बन जाता है। तो ये मिलकर काफ़ी भौतिक राशियों को बनाते हैं, इसको निकाला गया है। इसका एक हम एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल दें तो देखिए विद्युत धारा को लेते हैं। विद्युत धारा का अगर हम लिखे, फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T होता है फॉर्मूला विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T। विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q बटे T। तो हम देखते हैं कि I बराबर Q बटे T है, और Q बराबर लिखते हैं, और यहाँ पर Q बराबर लिखते हैं IT हो जाएगा, Q बराबर IT हो जाएगा, और T बराबर लिखते हैं, इसको यही तो फॉर्मूला नहीं ना है, इस फॉर्मूला को हम तोड़ भी सकते हैं। Q बराबर IT लिख दिए और T बराबर लिखते हैं, तो ये चल जाएगा यहाँ पर, आपका ये आ जाएगा यहाँ पर Q बटे I हो जाएगा, देखिए ये 3 गो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना है 2 गो से मिलकर, इसका मतलब I ही बना है QT से मिलकर। हम देखते हैं यहाँ पर, तो I आपका मूल राशि कहाँ से हुआ है? I यहाँ पर 2 गो से मिलकर बना है। तो I मेरा मूल राशि कहाँ से हुआ है? यहाँ पर Q 2 गो से मिलकर बना है, यहाँ पर Q भी मूल राशि नहीं हुआ। यहाँ पर समय भी 2 से मिलकर, यहाँ समय भी मूल राशि नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि इनमें से कौन है जिस पर ज़्यादा चीज़ डिपेंड करता है, तो वैज्ञानिकों ने निकाला कि जो ये आवेश है, ये इस पर ये जो क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये क्वांटीकृत 1-2 पूरे इलेक्ट्रॉन का आवेश के पूर्णांक गुणक होता है। आवेश भी जितना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक होता है N होता है, Q बराबर N होता है, Q बराबर N। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन के टाइप पर हम दे रहे हैं। Q बराबर N होता है, मतलब मात्रा में ये बांधा गया है कि हाँ एक में जितना इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये 1, 2, 3 मतलब पूर्णांक से गुणा करेंगे तो भी निकलेगा। लेकिन द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान से तुलना करके अगर सोचा जाए कि मूल मात्रक को बना, इसको Q को मूल मात्रक बना दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने I को मूल मात्रक माना है। अगर हम यहाँ पर Q को भी मान सकते हैं, लेकिन I पर ज़्यादा चीज़ डिपेंड करते हैं, इसलिए I को मूल मात्रक माना गया है। ठीक है, तो ये कोई इतनी नहीं है कि हाँ मूल मात्रक ब्रह्मा जी आकर वरदान दिए और मूल मात्रक हम इसको मान लिए। अब व्युत्पन्न राशि को देखें हम, मूल राशि के बारे में बात करें, हम मात्रक बोल रहे हैं, मूल राशि के बारे में बात कर रहे हैं। अब व्युत्पन्न राशि के बारे में देखें। व्युत्पन्न राशि का अगर परिभाषा दें, देखिए मूल राशि का परिभाषा नहीं दिए। मूल राशि का परिभाषा आपका हो जाएगा वे राशियाँ जो खुद पर डिपेंड होता है, जिसे मूल राशि जो होता है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। और इसका परिभाषा हम दें, वे राशियों जो खुद पर निर्भर होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशि का जो भौतिक राशियों पर निर्भर होती है, व्युत्पन्न राशि जो भौतिक राशियों पर निर्भर होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियाँ जो भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल में दें
तो काफ़ी सारी व्युत्पन्न राशि हम लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लगभग 10-11 को बताए थे, परिभाषा भी लिखा थे, फॉर्मूला भी लिखाएंगे थे हम आप लोगों को। तो ये सारे परिभाषा फार्मूला का उपयोग हम तुरंत करने वाले हैं। अगर आप लोग उसे याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में, कुछ कहिए मत। बस थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। व्युत्पन्न राशि देखते हैं, तो व्युत्पन्न राशि को हम देखते हैं तो इस सारे व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशि से मिलकर बना होता है, भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है, भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है मूल राशि भौतिक राशियों में जो होता है वो व्युत्पन्न राशि जो होता है भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है। और भौतिक राशि मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन्हीं सारे चीज से मिलकर व्युत्पन्न राशि बन जाता है। मतलब भौतिक राशि में आता है मूल राशि ना, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि भौतिक राशि बोले या मूल राशि बोले, दोनों चीजें कहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि यही चीज से मिलकर बना होता है। ये जैसे बल लेते हैं, बल, उसके बाद त्वरण, उसके बाद बेग ले लिए, बल ले लिए, त्वरण ले लिए, बेग ले लिए, कार्य ले लिए, उसके बाद गतिज ऊर्जा ले लिए, उसके बाद ले लिए हम संवेग, त्वरण, संवेग, आवेग, उसके बाद ले लेंगे दाब ले लिए, घनत्व ले लिए। ये सारे आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सारी जो चीजें हैं आपका व्युत्पन्न राशि में आ जाएगा। ये सारी चीजें व्युत्पन्न राशि में आ जाएगा। तो हम ये जान लिए कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, राशि दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। और अब हम चलते हैं फिर से अपना मापन की ओर। मापन के बारे में हम काफ़ी चीज़ नहीं बता पाए, क्योंकि राशियाँ हम भौतिक राशि का नाम ले ली वहाँ पर कि मापा जाता है भौतिक राशियों को। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशि के आप लोगों को बता दी कि भौतिक राशि मूल राशि होता है जो 7 गो होता है, मूल राशि 7 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 गो मूल राशि होता है। अब व्युत्पन्न राशि जितने भी राशियाँ हैं प्रकृति में, बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं, मतलब इसको गिनेंगे तो 5-6 हज़ार कितना हो जाएगा पता नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं वो व्युत्पन्न राशि है। अब हम चलते हैं फिर से मापन की ओर। मापन को पूरा देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटा दिए वहाँ पर, कोई बात नहीं, चलिए उतार दिए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं मापन की ओर। मापन क्या है आखिर, मापन के बारे में तो ज़्यादा चीज़ नहीं बता पाए आप लोगों को। मापन क्या है, मापन क्या है, मापन आपका मात्रकों के भौतिक राशियों के साथ तुलना, भौतिक राशियों के साथ तुलना मापन कहलाता है। मात्रकों के भौतिक राशियों के साथ तुलना मापन कहलाता है। अब आप कहिए कि ये मात्रक क्या है, मात्रक क्या है? मात्रक एक माना गया मान है, मात्रक एक माना गया मान है, जिसे माना गया है कि हाँ ये इतना होगा जो 1 kg होगा, इतना बड़ा डब्बा अगर है तो 1 लीटर होगा, तो इसको माना गया, इस सब माना गया मान है। पहले के जो व्यक्ति थे खेत मतलब कोई भी कार्य करने के लिए मतलब वो बड़ा सा एक लाठी बना लिए थे अपने मात्रक को मापने के लिए, और लाठी से ही वो बहुत सारी चीज़ों को मापते थे। आज के भी ज़माने में हम देखते हैं, अभी भी सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें पसेरी मिलता है, 1 पसेरी दे दो, दूसरा पसेरी दे दो, सब्जी 2-4 पसेरी, ऐसा हम बोलते हैं। तो पसेरी बोलते हैं जो ये इंडिया का मात्रक है। मतलब हम इंडिया में बहुत सारी जगह आप नहीं जान पाएंगे, बहुत जगह जाइएगा पसेरी बोलिएगा तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि पसेरी क्या कहलाता है। लेकिन हम लोग के जब हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में अगर सब्जी खरीदने जाए और 1 पसेरी बोले तो सारे लोग समझ जाते हैं कि यह पसेरी क्या होता है। तो हम लोग माने हैं कि हम पसेरी इतना बड़ा को हम 1 पसेरी बोलेंगे। इसी प्रकार हम अगर अमेरिका में जाकर बोले कि 1 पसेरी दे दो तो दूसरा बड़ा मार के भेज दी, कहीं बुझारी क्या कहते रहते हैं, बट ऐसे बोलेगा 1 पसेरी दे दो। आप बोलिए कि हमको 1 पसेरी सब्जी चाहिए तो बोलेगा व्हाट, तो फिर बोलिए आप 1 पसेरी चाहिए, बार बार बोलिए, फिसला जाएगा वो, तो वो नहीं समझ पाएगा वो आपके बात को। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मात्रक हैं वो मान सकते कोई भी व्यक्ति। अगर कोई आप मानते हैं कि हाँ ये इसको मान ले कि हाँ मार्कर है, मार्कर एक मात्रक है, तो एक मात्रक जाओ 2 मार्कर लेकर आओ, कोई चीज़ 2 मार्कर आप जाओ और वहाँ से पाइप खरीद कर आओ 2 मार्कर, तो आप जाइएगा और मार्कर से नाप कर लेकर आइए, तो आपके लिए मेरे लिए आपके लिए ये जो मार्कर है मात्रक बन गया।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मात्रक है ये माना गया मान है, मात्रक माना गया मान है, और ये नियत होता है, हमेशा नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। मान लीजिए हम मात्रक मान लिए मार्कर को, तो जब बोलेंगे हम एक मात्रक तो यही मात्रक मार्कर से बोलेंगे, हम मार्कर से ही बोलेंगे। जब बोलेंगे कि मार्कर एक मार्कर, तो मैंने सभी लोग समझेंगे कि हाँ एक मार्कर इतना होता है। ऐसा ही 1 kg बोलते हैं हम लोग, तो 1 kg सब लोग समझते हैं कि 1 kg कितना को बोलते हैं, 1 ग्राम बोलते हैं, 1000 ग्राम बोलते हैं, तो सब लोग समझते हैं 1000 ग्राम कितना कहा जाएगा, मतलब अपने हम खुद से माने हैं। और ऐसा मान मानते हैं हम लोग कि नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा, मीडियम मान माना गया है कि अगर कुछ ज़्यादा भी तोलना हो, चाहे ज़्यादा भी कोई चीज़ को करना हो तो हम उससे कर सकते हो, कम भी करना हो तो कर सकते हैं। तो मेरा यही बात कहना है कि माना कि इसको मान सकते हैं, मात्रक को कोई भी व्यक्ति मानकर कह सकता है कि हाँ ये एक मात्रक है, लेकिन हाँ उस सब लोग को मानना पड़ेगा। उसको अगर उस चीज़ को सब लोग मानने लगते हैं तो एक मात्रक बन जाएगा। अब मात्रक हो गया, तो मापन को देखते हैं, मापन की आवश्यकता क्यों है हमें, आखिर हमें मापन की आवश्यकता क्यों है। हम देखते हैं कि मापन में लंबाई, द्रव्यमान, कोई भी चीज़ जितनी सी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, जमीन का क्रय विक्रय भी करते हैं, जमीन को बेचते भी है। मान लीजिए जमीन बेचना है तो उसको भी हम माप कर ही बेचते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि माप के बिना आपका कोई कार्य संभव नहीं है। और माप बराबर होता है आपका संख्यात्मक मान गुना मात्रक होता है, संख्यात्मक मान गुना मात्रक। मान लीजिए आप बाजार गए और एक रस्सी ले लिए, और रस्सी से आपको घर में आपको 5 रस्सी पाइप की जरूरत है। बाजार में गए और 5 रस्सी, तो 5 गो रस्सी लेकर जाइएगा, बाजार में 5 रस्सी नहीं लेकर जाइएगा, आप 1 रस्सी लेकर जाइएगा, वहाँ पर 5 रस्सी नपवा लीजिएगा और घर लेकर काट लीजिएगा। तो मेरा माप बराबर देखिए 5 जब 5 बार नापे उसको, तो रस्सी आपके लिए मात्रक बन गया, और कितने बार नापे उसको 5 बार, मतलब माप बराबर आपका हो जाएगा 5 रस्सी, 5 रस्सी आपका माप बराबर हो जाएगा। तो अगर रस्सी के जगह पे मीटर में अगर 1 मीटर है तो यहाँ पर 5 मीटर आपका माप हो जाएगा। अगर केजी में है, अगर कोई चीनी उनी चाहे कोई वस्तु है उसको द्रव्यमान है उसका केजी में है, तो उसको हम केजी में मापेंगे। तो माप आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम मात्रक के बारे में देखेंगे, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और काफ़ी चीज़ें जानेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।